ईगल और बैंथम। कौन कौन थे सबसे मोस्ट जो बोले थे एंशिएंट वाले, जो रोमन सिविलाइजेशन वाले थे? सबसे पहले तो सोक्रेट्स, उसके बाद प्लेटो थे, फिर एरिस्टोटल, उसके बाद था ऑगस्टिन, एंड थॉमस एक्विनास। स्पेलिंग में बोलती चलूं इनकी? ये मैम बोल रही है। सोक्रेट्स को वैसे सुकरात कहते हैं, तो सुकरात अगर आप लिख लो हिंदी वाले, इंग्लिश में अगर लिखना है तो SOCRATES, सोक्रेट्स। ठीक है। प्लेटो का हिंदी में आप लिख लेंगे, प्लेटो इंग्लिश में भी लिख लेंगे, एरिस्टोटल भी लिख लेंगे, है ना, ARISTOTLE, एरिस्टोटल। नेक्स्ट थे ऑगस्टिन एंड थॉमस एक्विनास, AUGUSTINE, एंड थॉमस THOMAS AQUINAS। ठीक है। हिंदी में जैसे लिख सकते हैं तो इनको ऑगस्टिन लिख लीजिए हिंदी में ही जैसे लिखा जाता है, और थॉमस एक्विनास ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट कौन थे? नेक्स्ट मॉडर्न थे। हाँ, मॉडर्न थे। फ्रांसिस बेकन का बोला था मैंने। फ्रांसिस बेकन, यस मैम। जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, स्टुअर्ट, सिगमंड फ्रॉइड, बेंथम एंड हीगल। मैम बेंथम एंड हीगल और थी। और कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कांट, हॉब्स, जॉन लॉक। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें हीगल कांट ये हो गए, जॉन लॉक हो गए, ह्यूम हो गए, स्टुअर्ट मिल हो गए, इमैनुअल कांट भी हो गए। ठीक है। मोस्टली अगर वो पूछेंगे वेस्टर्न फिलोसोफर्स से, अगर तो इनमें से ही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। इंडियन में अगर देखें हम तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में तो जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स है उसमें ये सब आ जाएंगे। इंडियन थिंकर्स में सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसका सब लोग सिलेबस खोल लीजिए आप लोग। क्योंकि लास्ट ईयर एक शायद महात्मा गांधी का भी किसी ने शायद बताया था 7 सिर्फ पूछे गए,
जॉन रॉल्स का पूछा गया है सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, और नेपोलियन से भी क्वेश्चन आ चुका है, अब्दुल कलाम पे भी पूछा जा चुका है, और मैक्स वेबर का भी उन्होंने पूछा है। ये 4-5 थिंकर्स हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो हम इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, उसमें ऐड कर लीजिएगा वेस्टर्न वाले में मैक्स वेबर, और ठीक है। एक चीज बस हमें याद रखनी है कि जो थिंकर्स वाला पोर्शन है उसमें हमें दो चीजों में हेल्प मिलती है। एक तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसका जो है उनकी फिलोसफी है, उससे हमें अपने एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो हमें केस स्टडी में हेल्प करता है, क्योंकि उनकी जो फिलोसफी है उनके पीछे कुछ वैल्यूज होती है, और जो वैल्यूज है वो हमें केस स्टडी में हम अपनी वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनके दोनों जो एरियाज हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, उसको हमें अप्लाई करके देखना, ठीक है। और हम उनकी फिलोसफीज के बेसिस पे, जैसे जो थिंकर्स ने बोला है वो बहुत अपने पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, उसी तरीके से हम भी जब आंसर लिखे ना कोई भी इथिक्स क्वेश्चन का, उस टाइम पे हम अपने स्टैंड या अपने ओपिनियन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अपनी केस स्टडी में जो हमसे हमारा ओपिनियन पूछा जाता है उसमें भी हम जो मोरल थिंकर्स की वैल्यू दे रखी है तो उन्होंने उसके पीछे कुछ जस्टिफिकेशन दे रखा है, उस जस्टिफिकेशन से ही हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं तो जो एडिटोरियल रहता है या जो उसका मेन लीडिंग आर्टिकल्स रहते हैं, उन लीडिंग आर्टिकल्स में ओपिनियन रहते हैं, उन एक दो टॉपिक जो किसी के एंटी रहेंगे उससे हम दो आर्टिकल इधर से दो आर्टिकल उधर से तो एक ओपिनियन बनाते हैं ना हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ के कि ठीक है ये इसके सपोर्ट में, ये इसके डिससपोर्ट में। वैसे ही मोरल थिंकर्स का रहता है कि जब आपको कोई ओपिनियन देनी है तो आप किसी भी फिलोसोफर्स की, जैसे गांधी जी को हम कोट करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है इसीलिए ये चीज वैलिड है, तो उसको हम अपना ओपिनियन बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इससे आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और कोट बेस्ड आंसर्स जो लोग लिखते हैं उनको मैंने सुना अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि कोट्स एक तो याद रखना बड़ी बात होती है, और ऊपर से एग्जाम में भी कोट्स आते हैं, वो कोट आपको दे देंगे, पूछेंगे ये कोट के बेसिस पे आप बताइए सही है कि गलत। तो अगर आपको पता होगा कि कोट किसने कहा है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि वो किस फिलोसफी से बिलोंग करता है और उसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला होगा। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे तो फिर आप उस आंसर को बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है, एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। जैसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common good। लेकिन अगर हम इसको मतलब फॉल्स, इसका मैं मतलब समझा देती हूँ कि अगर झूठ को भी सच समझा जाए, झूठ को भी अगर हम सच समझ लें तो वो लाई जो है वो हार्मलेस हो सकता है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा अनक्वेश्चनेबल बेनिफिट्स आ सकते हैं। falsehood तो takes the place of truth, that is even a lie could be considered as a truth। falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common good। तो झूठ कब सच की जगह, झूठ जो है वो सच की जगह कब लेता है, जब उस झूठ की वजह से हमें कोई नुकसान ना हो या उसकी वजह से हमें बहुत फायदा होगा, कॉमन गुड। तो अगर हम उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे तो उस आंसर को हम तोड़, उस क्वेश्चन को हम तोड़ लेंगे। एक जो इंडियन फिलोसोफर्स में जैसे कौटिल्य, उनके बारे में जरूर पढ़ते भी हैं हम लोग जनरली, हर कोई कौटिल्य के बारे में तो पढ़ता ही है, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमी पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, उसमें तो बहुत ही अच्छे से उनके बारे में बताया गया है। पपेट वाले भी पढ़ते हैं, सोसाइटी वाले भी पढ़ते हैं। तो कौटिल्य, नेक्स्ट है त्रिवल्लु, त्रिवल्लु, ठीक है। जहाँ पर भी कोई तकलीफ हो रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक बार और बता। जो पुराना रिपीट किया था वही वाला जी मैम।
सच की जगह ले लेता है जब उस झूठ की वजह से किसी का बहुत ज्यादा फायदा होगा, किसी का मतलब कॉमन गुड, कि ज्यादातर लोगों को फायदा होगा। इसको अगर हम तोड़कर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, तो झूठ को अगर सच बना दिया जाए और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, तो उस झूठ से कोई नुकसान नहीं है। तो ये उन्होंने कोट दिया, जो हम लोग नॉर्मली मुहावरे यूज करते रहते हैं ना, वो उन्होंने ऐसा ही कोट दिया। अगर किसी के पास हिंदी में 2018 वाला क्वेश्चन पेपर हो, तो एक बार वो खोल लो और उसमें हिंदी में मुझे पढ़ हिंदी में उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया। सत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो। हाँ, तो ये जो सार्वजनिक कल्याण है, तो वो असत्य जो है, सत्य का दोबारा एक बार पढ़ दीजिए। सत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो। हाँ, तो इससे समझ में आ रहा है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर वो झूठ जो है वो हार्मलेस है, अगर उस झूठ से किसी का कोई नुकसान नहीं होता या उस झूठ से सार्वजनिक कल्याण हो सकता है, तो वो झूठ जो है वो सच की तरह समझा जा सकता है। ठीक है जी मैम। अब इसमें अगर हमें आंसर लिखना है, तो सबसे पहले तो हमें एक इंट्रोडक्शन इसका बनाना पड़ेगा कि ये इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला कि उसमें अगर आपको इंट्रो देना है, तो इसी जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है इसको ही ट्विस्ट करके लिख दीजिए। जैसे उन्होंने बोला ना, असत्य भी सत्य का स्थान ले सकता है, सत्य, तो उसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए कि झूठ जो है वो सच समझा जा सकता है अगर उस झूठ की वजह से कोई किसी का नुकसान नहीं होता या सार्वजनिक कल्याण होता है। तो वो एक इंट्रोडक्शन हो गया 2-3 लाइन का, तो समझ में आ जाएगा कि इसने ट्विस्ट करके उस क्वेश्चन को समझ लिया कि कहना क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद उसमें एक्सप्लेन करिए कि ये किस, अगर कोई रीसेंट आपके पास इलस्ट्रेशन है कि जहां पर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आपने कभी कोई ऐसा झूठ बोला हो जिसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ हो बल्कि सबका फायदा हुआ, तो उसको मेंशन कर दीजिए। और एप्लीकेशन उसका अपनी डेली लाइफ में या एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आप उसका कोई एप्लीकेशन लिख पाते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से पूरे को कि डेली लाइफ में या एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हम एग्जाम्पल देकर उस अपने क्वेश्चन को या अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, कि वो आपका कंफर्म करता है कि आप जो बोल रहे हैं उसका आप प्रमाण भी दें। ठीक है, और फिर उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दीजिए। इतने में आपके 150 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है जी मैम। अच्छा, मैंने जो इंडियन फिलोसोफर्स के नाम बोले, मैं एक तो कौटिल्य जो है, चाणक्य, उनका नाम। वेस्टर्न फिलोसोफर्स में एक मैकियावेली का और लिख लीजिएगा, क्योंकि मैकियावेली, रूसो, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मैकियावेली तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, उनका तो बिल्कुल ही करना है। और रूसो, उसके बाद थिरुवल्लुवर। सॉरी मैम। हेलो, आ रहा हूँ आवाज? रूसो तो वेस्टर्न में आएगा ना? किसका? रूसो वेस्टर्न थिंकर्स में रहेंगे ना? रूसो के बाद क्या बताया था मैम? रूसो के बाद इंडियन फिलोसोफर्स में, इंडियन में थिरुवल्लुवर, साउथ इंडियन थिंकर है। जी मैम। तो उनके बाद थिरुवल्लुवर। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, इंडियन थिंकर्स में। गांधी जी, और पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये तो पढ़ा होगा आप लोग, जैसे अभी आप कुछ
तो अभी स्टार्ट किया है बेसिक। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में सुना है आपने किसी ने? भारतीय दर्शन के बारे में थोड़ा पढ़ा है। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है भारतीय दर्शन, इसमें 6 स्कूल बताए गए हैं फिलोसफी के लिए, जिसे 60 दर्शन कहते हैं। ये इनमें जो भारतीय दर्शन जो है, इसमें एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो पुरानी टेक्स्ट को क्या कहते हैं, टेक्स्ट का मतलब समझते हैं, जैसे किताबें रहती हैं, वो टेक्स्ट जो है वो इसमें इंडियन पुराने टेक्स्ट हैं। ठीक है, इसमें फिलोसफी में जो 60 दर्शन में जो 6 फिलोसफी हैं, उसमें सांख्य फिलोसफी जो कपिल मुनि की है, योग फिलोसफी, ये आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, मैं भी नोट करते जाती हूँ, तो आप भी नोट करते जाइए। जो सांख्य फिलोसफी है कपिल मुनि की है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आपको प्रीलिम्स में भी मिल जाएगा इसकी वजह से। और योग फिलोसफी किसकी है, बोलते जाइए। पतंजलि। और न्याय फिलोसफी, न्याय दर्शन किसका है? गौतम मुनि का। उसके बाद वैशेषिक, एक जने बोलो, क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है। कन्नड़ ऋषि। रिपीट करना मैम एक बार। मैम एक बार रिपीट करना। फिलोसफी वैशेषिका, ये कन्नड़ ऋषि की है। उसके बाद मीमांसा किसकी है? बादरायण की। मीमांसा जैमिनी की है। उसके बाद वेदांत। मीमांसा दो है कि एक ही है? उत्तर मीमांसा और वो है ना, 2 मीमांसा। ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? नहीं, अलग अलग है, पर वो मीमांसा में आता है कलेक्टिवली। उत्तर मीमांसा फिर अलग चला जाता है। जो आप बता रहे, आपने किसका नाम बोला था? बादरायण का। मैम ये उत्तर मीमांसा की है। हाँ, यो भद्रयान। मैम याद करने की ट्रिक नहीं है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इसमें क्या मतलब न्याय का जैसे योग सबको याद रहता है, पतंजलि है ना, सिर्फ और न्याय याद रहता है गौतम, क्योंकि न्याय के लिए जनरली गौतम ऋषि को ही जानना जाता है। जो कंफ्यूजन रहता है वो वैशेषिका में रहता है, सांख्य में रहता है। थोड़ा सांख्य कपिल मुनि की है और वैशेषिका, यहीं से हम कुछ ट्रिक बना लेते हैं। आप लोग ट्रिक बनाने में माहिर होंगे कुछ ना कुछ। जैसे मीमांसा फिलोसफी में जैमिनी का है, तो उसमें भी जैमिनी आ रहा है और मीमांसा में भी एम आ रहा है। मैं ऐसी ट्रिक बनाती हूँ छोटे छोटे कि कहीं एम उसमें मैच करा है, जैमिनी मीमांसा, तो ऐसे मैं उसको मैच करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे याद है कि योग और न्याय किसकी है। सांख्य थोड़ा याद रख लेती हूँ, कपिल मुनि की है। ठीक है वैसे से कोई कहाँ से याद किया जा सकता है कि लास्ट में उसमें आ रहा है, उसकी स्टार्टिंग में आ रहा है? हाँ, कन्नड़। सांख्य फिलोसफी जो है संस्कृत में उसका मतलब होता है नंबर, इन्यूमरेशन। ठीक है, उसको हम उसमें ड्यूअलिज्म ऑफ मैटर की बात की है, प्रकृति और पुरुष, मतलब 2 फॉर्म होते
प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है, जो हमारे आसपास का है, और एक इटर्नल स्पिरिट है पुरुष। तो सांख्य फिलोसफी दो चीजों की बात करता है। ये फिलोसफी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो फिलोसफी है कौन सी फिलोसफी है जो ड्यूअलिज्म के बारे में बात करती है ना, और उनके मतलब अंदर का मैटर वो लोग पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि जो राइट नॉलेज, इसमें इनका मतलब क्या है, मैं हिंदी में थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, ठीक है। राइट नॉलेज कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द पुरुषो डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम प्रकृति, कि अगर आपके पास सही ज्ञान है तो पुरुष जो है अपने आप को प्रकृति से भिन्न करके दिखा सकता है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो प्रकृति और पुरुष दोनों के बारे में बात करी, लेकिन इंडिविजुअलिज्म की बात करी कि जहाँ पे प्रकृति अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को शो कर सकती है और पुरुष अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को शो कर सकता है। तो दो बॉडीज के बारे में इन्होंने बोला, एक प्रकृति और एक पुरुष, ठीक है। जब पहला वाला अगर पुरुष जो है वो क्षण उसका नाश हो जाए तो जो पीछे वाला है वो उसमें विलीन हो जाता है। जैसे अगर आपके अंदर से, इसमें कुछ आत्मा परमात्मा का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे पुरुष के अंदर से अगर वो पैरिश हो जाए, पैरिश का मतलब हिंदी में वो ही होता होगा शायद, क्षीण होने से, कि जब कोई चीज जो है नष्ट हो रही, तो जो प्रकृति है वो किसी और दूसरी बॉडी में माइग्रेट कर जाती है। इसमें मुझे आप लोग का थोड़ा वो चाहिए सपोर्ट, कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? जी मैम। जी मैम। इन्होंने एक चीज और बताई कि जो बॉडी है वो उसके हायर फंक्शंस वो कैसे कंसिस्ट करती है, कि हमारी बॉडी में एक तो बुद्धि रहती है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, एक अहंकार रहता है जिसे हम कहते हैं आई कॉन्शियसनेस कि मैं, एक होता है मनस माइंड, और एक है प्राण ब्रेथ, जो हमारा वाइटैलिटी का प्रिंसिपल है कि जिससे हम जिंदा रहते हैं, प्राण ब्रेथ। एक मनस माइंड जो सारे ऑर्गन्स को, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, जितने सेंसेस हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। एक अहंकार रहता है जो आई कॉन्शियसनेस में, और एक हमारी बुद्धि रहती है जो कॉन्शियसनेस, जिसमें जो मन और दिमाग का जो वो है कि मन क्या है और दिमाग क्या है। तो बुद्धि जो है वो कॉन्शियसनेस है, और माइंड जो है, माइंड वो क्या है, कोऑर्डिनेट करता है। असाधारण में तो ये वैशेषिक फिलॉसफी इसके बारे में, ठीक है। याद रहेगा ये, अब थोड़ा बहुत याद रह रहा है? यस जी मैम। मीमांसा, उसका मीमांसा फिलॉसफी, मीमांसा का जो संस्कृत में मतलब है वो है रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। अब हमारे आंसर राइटिंग में आता है क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। तो इसका मतलब मीमांसा में क्या है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, रिफ्लेक्शन कि आप रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, आपने जो चीज पढ़ी उसको आप कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसको कैसे क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, आप उसको तोड़ रहे हैं ऐसे कि वो लॉजिक की क्राइटेरिया में फिट हो रही हो, और उसके बाद उसमें इफ एंड बट का स्कोप नहीं है, ऐसे क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ये मीमांसा में बताया। ये मीमांसा जो है वो प्रोबेबली सबसे अर्लीस्ट है, जितने भी फंडामेंटल्स हैं वेदांता के उनमें सबसे अर्लीस्ट यही है, और ये हिंदू लॉ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था मीमांसा फिलोसफी। ये बस आपकी नॉलेज के लिए है कि सबसे बहुत अर्लीस्ट है ये वेदांता फिलोसफी, जितनी भी है वैदिक फिलोसफी उनमें अर्लीस्ट है, और ये हिंदू लॉ से इन्फ्लुएंस है। वेदास के जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसके बारे, उनके रूल्स के बारे में इसमें बताया गया है कि उनको इंटरप्रेट कैसे किया जाए।
ठीक है। और उनका फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन, जैसे मैंने बताया क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है इसमें, क्रिटिकली एनालिसिस करना। तो जब हम क्रिटिकली कर पाएंगे, करेंगे किसी चीज को, तभी तो हम उसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है। तो वो मीमांसा बताता है कि जितने भी अर्लियर स्क्रिप्चर्स हैं हिंदुइज्म की, उनको इंटरप्रेट करके उनका फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन देना कि ये ऐसा क्यों है, मनु ने ऐसा क्यों कहा, जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है ऐसा क्यों लिखा गया है वेद की फिलोसफी। तो वो फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन जो है मीमांसा फिलोसफी में बताया गया। इसको पूर्व मीमांसा, जो अभी एक उन्होंने बताया था, पूर्व मीमांसा पहली की स्टडी, और कर्म मीमांसा स्टडी ऑफ एक्शंस। ये दो तरह के हैं, एक तो पूर्व मीमांसा और इसको कर्म मीमांसा भी कहते हैं, जिसमें पूर्व मीमांसा प्रायर स्टडी और स्टडी ऑफ एक्शंस, जो आप कर रहे हैं उनका ज्ञान, और एक है उत्तर मीमांसा, और जिसे हम ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज। एक तो आप जो आपको ज्ञान है आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और एक जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, पूर्व मीमांसा और कर्म मीमांसा, और दूसरा जो है उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। ठीक है जी मैम। नेक्स्ट कौन सी है, वेदांता फिलोसफी। जी मैम। वेदांता का मतलब क्या होता है संस्कृत में, ये बताएंगे कौन, बताइए वेदांता का मतलब क्या होता है। एंड ऑफ द वेदास, अंत, कंक्लूजन ना। वेदांता वेद का अंतोतन को वेदांत से वेदांत। इसमें मैम वेदों से भी जो है एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसका जो है ब्रॉड वर्जन है। हाँ, वेद में इसमें वेदांता जो है ये बताते हैं कि जितने भी जैसे बहुत सारे धर्म है, तो उनके पीछे क्या रैशनल है, वो धर्म क्यों है ना। और अगर अगर जैसे हमारे हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चियनिटी में या सिख धर्म में कोई भी चीज जो बताई गई है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है ना। तो वो लॉजिक जो है वो वेदांता है। अगर वेदांता नहीं हो तो हर किसी में सुपरस्टिशंस आ जाएंगे। सुपरस्टिशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो ये रहते हैं ब्लैक मैजिक वाला जो रहता है, सुपरस्टिशन मतलब जैसे उसमें फिर लॉजिक नहीं रह जाएगा। जैसे लोग बीच में एक केस चला था यहाँ पे, बहुत सारे देख रहे थे कि कुछ लोग आके जो है गांव में लोगों की जो औरतें वहां सोती थी उनकी चोटी काट जाती, तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि चुड़ैल है, कोई आती है रात में चोटी काट जाती है। और जी मैम। है ना। और कहीं पे बच्चों की इस तरीके से कहीं पे बलि दी जाती है, कहीं पे लोगों के हाथ को काट के या छोटे बच्चे कहीं उनको लेके जाके उनकी बलि दे दी जाती है। तो अगर आप लॉजिक नहीं ढूंढेंगे किसी भी धर्म में अगर आप रेशनल नहीं रहेंगे, जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था बी अ रैशनल पर्सन। रैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनैलिटी आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना सिखाती है। अगर आप किसी भी चीज, रैशनैलिटी है कॉमन सेंस है, अगर आप समझ पाते हैं कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए, कोई कुछ भी कह रहा है आपको ये मालूम है कि हाँ अगर मैं, आपको ये पता है कि मैं क्या हूँ, आपको ये पता है कि मैं ये कहाँ तक कर सकता हूँ, आपको ये पता है कि हाँ ये कहाँ तक सही हो सकता है, और इसमें कितनी हर इंसान परसीव कर पाता है। अगर आप अपने परसेप्शन से देखें, अपने प्रेजुडिस को पीछे छोड़ के, जैसे अगर हम किसी धर्म या जाति के बारे में बात करते हैं, तो उस जाति के बारे में अगर आप अपनी सोच को साइड रख दें और एक रैशनल पर्सन की तरह, एक ऑब्जेक्टिव पर्सन की तरह, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह अगर आप सोचें, तो आप जो है उसमें सही डिसीजन ले पाएंगे। यही रैशनैलिटी है ना। ऑब्जेक्टिव होके अपनी जो प्रेजुडिस है, अपनी जो बायसनेस है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रेजुडिस को, पूर्व जो हमारे मन में थॉट रहते हैं किसी इंसान के बारे में, जैसे आप लोगों से मिलते भी होंगे तो आपकी मैम पूर्वाग्रह, तो वो पूर्वाग्रह अगर आपके मन में नहीं है, आप अगर किसी बंदे से मिल रहे हैं, भले ही आप उसको 50 बार मिलते हैं, लेकिन हर बार आप जो है अगर ये छोड़ कर जाए कि मैं इससे पिछली बार मिला था तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, वो अगर आप छोड़ कर जाए तो हर
पर्सन में कुछ नया मिल जाएगा। मतलब ऐसा भले वो कितना भी खराब हो, पर आपको कुछ सीखने को अपने लिए मिल जाए। तो ये जो रैशनैलिटी है, ये जो आपका कॉमन सेंस है, अगर वेदांत ना हो तो हमारे रिलीजन में ये कॉमन सेंस नहीं रहेगा। और सुपरस्टिशन का मतलब क्या हुआ? अंधविश्वास में, अंधविश्वास। और उस धर्म में क्या अंधविश्वास बढ़ जाए। वेदांता जो है वो उपनिषद में अप्लाई करते हैं। उपनिषद क्या है? वेद के इलेबोरेशंस। हिंदी में आप बताएंगे मुझे उपनिषद क्या है? वेदों को उसमें बढ़ा के वेदों का संकलन है। इलेबोरेशन, ठीक है। तो उपनिषद जो है उन पर वेदांता अप्लाई होते हैं। और उपनिषद क्या है? उनका वेद का संकलन। सरल भाषा में, थोड़ा इजी लैंग्वेज में वेदों को डिस्क्राइब किया गया उपनिषद में। उसके बाद 3 फंडामेंटल जो वेद के टेक्स्ट हैं वो कौन से हैं? एक तो उपनिषद, जैसे कि पूनम ने बताया कि उसमें एक्सप्लेन किया गया वेदास के बारे में। उसके बाद ब्रह्मसूत्र क्या है? वेदांत सूत्र भी कहते हैं, जिसमें ब्रीफ बताया गया है, 1 वर्ड इंटरप्रिटेशन है जो भी उपनिषद में बताया गया उनके बारे में, एक शब्द में, ब्रह्मसूत्र। और तीसरा भागवत गीता। इस भागवत गीता का मतलब क्या होता है? सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर का गाना, कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। ये 3 जो है फंडामेंटल वेदांता के टेक्स्ट। अब उसके बाद आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, अद्वैतवाद, द्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। इन फिलॉसफी के बारे में सुना होगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य की फिलॉसफी है ना? विशिष्टाद्वैतवाद किसकी है? जी मैम, शंकराचार्य। हाँ, अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद किसकी है? रामानुजाचार्य। और द्वैतवाद किसकी है? माधवाचार्य। ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही, कि हमारे जो एपिक्स हैं, जो जैसे रामायण और महाभारत, जो इनको क्या बोला जाता है एपिक्स को? महाकाव्य। तो रामायण और महाभारत, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? जैसे रामायण में राम को हम पुरुषोत्तम राम कहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और महाभारत में जो पांडवों ने जीवन जिया, उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सी चीजें हैं ऐसी जो करनी चाहिए, और कौरवों से कि कौन सी चीजें हमें नहीं करनी, क्या सही है और क्या गलत है। तो रामायण और महाभारत का हम इथिकल इश्यूज में या इथिकल डायलेमास में जो हमारी लाइफ में रहते हैं, उनसे एक रेफरेंस ले सकते हैं। कि जैसे रामायण में कहा गया है कि हमें रामायण में जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग, जैसे राम जो है वो सबकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, करेज ऑफ कन्विक्शन, कि उन्होंने सीता वहां गई तो वो करेज के साथ वहां, और कन्विक्शन था कि लेकर आना है वापस। और उन्होंने लॉस वर्सेस मोरालिटी, कि उन्होंने देखा कि राज्य छोड़ के चले गए राम को राज्याभिषेक होना था, लेकिन पिता ने कहा कि नहीं जाना है, तो वो चले गए। और राम ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वो वचन जो था वो क्या था? मोरालिटी। कि लॉ वर्सेस मोरालिटी में जहां कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां राम को देखा जाता है। ठीक है। सीता को आप कोट कर सकते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए या मैरिज के लिए। और जो कैरेक्टर्स हैं उसमें राम को आप और भी चीजों में देख सकते हैं, गवर्नेंस में, ठीक है, फ्रेंडशिप में, जैसे सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता थी तो उन्होंने राज्य दिलवाया। और फ्रेंडशिप में बोला जाता है ना, मित्रता जो है वो कृष्ण की तरह होनी चाहिए और कर्ण की तरह होनी चाहिए। कि कर्ण जो था उसका मित्र गलत था, तभी भी वो अपने मित्र के साथ था, और कृष्ण
जब अर्जुन गलत थे तो अर्जुन को उन्होंने सही रास्ता दिखाया। तो मित्र कैसा हो, कृष्ण और कर्ण की तरह। ठीक है। उसके बाद रावण से आप सीख सकते हैं ग्रीडीनेस। ठीक है। केकई का भी आता है बैड सोशल इन्फ्लुएंस, कि उन्होंने दशरथ और केकई को अगर देखें तो वो सोशल इन्फ्लुएंस उनपे था, काफी बैड सोशल इन्फ्लुएंस। क्योंकि आप लोग जो है ना, हम अगर अपने इंडियन जो हमारे काव्य हैं या महाकाव्य उनसे अगर हम कोट करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि ये तो हम पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में, इनके बारे में हमें नॉलेज है, इनके बारे में हमारी सोसाइटी में बात होती है, हमारे घर में बात होती है, प्लस उनको आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का रिलेशनशिप टीचर स्टूडेंट के जैसा। धर्मराज से हमें वैल्यूज सीखने को मिलती है, युधिष्ठिर जो थे उनसे वो सच का साथ देते थे, वैल्यूज। लेकिन एक जगह उन्होंने भी झूठ का साथ दिया, अश्वत्थामा मारा गया। जी मैम। वहां पर जो पहला क्वेश्चन था कि फॉल्सहुड, असत्यता सत्य बन सकती है कब, जब उससे बहुतों का लाभ हो रहा हो, सार्वजनिक कल्याण हो रहा हो। तो यहाँ पे आप युधिष्ठिर को कोट कर सकते हैं। ठीक है। जी मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है भागवत गीता। थोड़ा सा भागवत गीता के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि इसको भी अगर आप अभी आजकल इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे का जो हर एक चैप्टर है वो एक श्लोक के साथ स्टार्ट होता है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी उस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही। तो अगर हम अपने एग्जाम में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ, निष्काम कर्म। कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज को अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। मैंने लिखी थी अपनी डायरी में कि ये सोचना नहीं है कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोचना है कर्म करना है। ये श्लोक है उसमें कर्मण्यवादकारस्ते मा फलेषु कदाचित् मा कर्म फल हेतु भूमते समोष्ठकर्मणि। तो ये लिख लीजिए और इसको अपने आंसर में भी कहीं मन करे तो मेंशन करके आइएगा, है ना। कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपको अपना काम कैसे करना है, तो कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करना है आप। ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आप कैसे ब्यूरोक्रेट बनेंगे, है ना। उसके बाद प्लेजर एट वर्क, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप उसके लिए डिवोटेड हैं, कमिटमेंट अगर आपको है तो आपको अपने काम में मजा आने लगेगा। ये गीता में बताया गया कि अगर आप अपने काम को मन से करते हैं, आप अपने काम में रुचि लेते हैं, उस जर्नी को अगर आप एंजॉय करते हैं, प्रिपरेशन को भी अगर हम, ये क्लास हमारी चल रही है, इस क्लास को अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो डेली लाइफ से रिलेट करके देखना है तो ये क्लास हमें क्या इंटरेस्टिंग लगेगी, अदरवाइज क्या लगेगा यार ये पता नहीं कब खत्म होगी। ठीक है। तो ये क्या है, ये गीता में हमें बताया गया है कि अगर आप अपने काम को लगन के साथ या कमिटमेंट के साथ करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचते हैं। और फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती कि एक डेस्टिनेशन पे रुकना है या दूसरी पे, आप वहां तक चलते जाते और आपका ड्यूटी, आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन की डेस्टिनेशन। आपको ये नहीं पता कि कल मेरा एग्जाम है, वहां पे मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, बट आपको ये पता है कि आज मैं जो मेहनत कर रही हूँ, आज मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका, वो मेरी मेहनत, उसके लिए मैं कमिटेड हूँ कि हाँ मुझे इतना करके जाना है, आगे मुझे नहीं सोचना। फिर आपको उस मेहनत में मजा आएगा और अगली नेक्स्ट डे के एग्जाम के लिए फिर आप ऐसे तैयार होगे कि कल तो बहुत अच्छा मन लग रहा था, आज फिर से वैसे करते हैं। तो ये गीता में बताया गया। प्लस इमोशंस, जैसे अर्जुन जो है वो इमोशनल हो गए थे जब नहीं तीर चला रहे थे भीष्म पितामह के ऊपर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे सिलेबस में, और लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजिंग इमोशंस। दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। जैसे हमें बहुत बार गुस्सा आ जाता है, हर कोई इंटरप्ले है बिटवीन इमोशंस, हंसना, रोना, गाना, गुस्सा करना, ये सब क्या इमोशंस है। गुस्सा करना भी इमोशन है, वो भी होना चाहिए। क्रोध करना, और ज्यादा नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, इंटरप्ले, जितना आप इसको मैनेज कर पाते हैं उतनी आपकी लाइफ जो है इंटरेस्टिंग बनती जाती है। और एक चीज, एक कोट भी है कि वी आर नॉट केप्ट अवे फ्रॉम आवर गोल नॉट बाय ऑब्स्टिकल्स बट बाय अ क्लियर पाथ टू अ लेसर गोल। कि अगर हमने छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करके रखा हुआ है और हमने बड़े ऐसा सोच
लिया कि नहीं हम वहां वो अचीव नहीं कर सकते, तो बाधाएं जो है वो आपको नहीं रोकती। वो जो छोटे छोटे अपने पाथ को आगे बढ़ने में आपने जो रुकावटें डाली वो आपको रोक। हम अपने मार्ग की रुकावट खुद है, कोई नहीं। अगर आप ये सोच लो कि मुझे ये करना है तो 50% आपने काम वही करना। और ये क्या है, ये इमोशन मैनेजमेंट, कि आपको अपने आप को समझाना है कि हाँ मुझे ये करना है। सोशल मीडिया पे या थोड़े थोड़े चीजों के लिए हम अपने आप को डेविएट करते हैं, उन चीजों से अगर हम अपने आप को रोक पाए, वो क्या है, इमोशनल मैनेजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हाँ इस टाइम मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस टाइम यहाँ पे ये करना है। तो ये इमोशंस, ये हमें गीता में बताए गए। जब अर्जुन नहीं चला रहे थे बाण, लेकिन कृष्ण ने बोला कि नहीं चलाओ, ये आज तुम्हारा कर्तव्य है कि आपने करना है। कई बार आपको भी ड्यूटी में ऐसी कंडीशंस आएंगी जब आपको लगेगा कि नहीं मेरे परिवार वाला मैं कैसे करूँ। आपके फैमिली मेंबर्स आएंगे कुछ ऐसे कि आप अगर किसी पोस्ट पर हैं तो वो चाहेंगे कि आपको फेवर्स, आप उनको कुछ फेवर्स करें, है ना। और ऑब्वियसली आप फैमिली का पार्ट है अपने परिवार का, तो करना भी चाहिए, लेकिन कहाँ वो लेजिटिमेट कितना है। ऐसा आपको कोई गलत काम नहीं करना है जो आपके फीचर्स के ऊपर है। हाँ जी, कृष्ण ने उसको जो है अर्जुन को मैम एक तरह से डिप्रेशन से बाहर निकाला था। तो शुरुआत में ही उनको डिप्रेशन हो गया था। एक तरह से आज कह सकते हैं सिंधुदेनिया की तरह भ्रम था। इस तरह से हम वो इस तरह से काउंसल कर सकते हैं उनसे ये सीख करके। हाँ जैसे ये बहुत अच्छा है, आपने सोचा कि हम काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को किया था, तो इस तरीके से हम भी एज अ पब्लिक सर्वेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, तो अगर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जीएस पेपर 3 में भी आता है, साइंस टेक में भी आता है, जिसे बहुत बार पूछा जाता है मेंटल हेल्थ के ऊपर, या इसमें भी कोई केस स्टडी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आती है, तो आप भागवत गीता को कोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्स एंड एम्बिशंस, है ना। पांडवों का मेन गोल क्या था कि अपना साम्राज्य वापस लेना, ठीक है। और कौरवों का भी पर्पस था, लेकिन गोल्स एंड एम्बिशंस, जिसमें वो गोल जिसकी वजह से उनको इनर पीस मिले, वो गोल और एम्बिशंस ठीक है, जिसकी वजह से आपका मन जो है वो बहुत शांत रहे। जैसे बहुत ज्यादा अगर हम हर चीज के पीछे भागने लग जाएंगे तो लाइफ तो कभी नहीं रुकेगी, कहीं ना कहीं तो आपको रोकना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं एक लिमिट के बाद, तो लगता है कि यार अब जैसे दुर्योधन था, उसको सब कुछ चाहिए था, उसने बोला एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो ये क्या, ये एम्बिशन गलत था। बाकी उनका जो और पांडव थे उनका पर्पस था कि हमें हमारा लेजिटिमेट राइट मिल जाए। तो इसको आप कर सकते हैं कि हमें हमारे गोल्स और एम्बिशंस जो है उतने लिमिट करके रखने चाहिए जो लेजिटिमेट हो, है ना, जिन्हें आप जस्टिफाई कर सके और जिन्हें आप अचीव कर सके और जिन्हें आप रैशनैलिटी की क्राइटेरिया में फिट कर सके। कि हर चीज जस्टिफाई करनी है ना। ये किसने कौन सी फिलोसफी में बताया था जस्टिफिकेशन वाला? न्याय दर्शन। न्याय में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन वाला, जिसमें आप जो कर रहे हैं, जो रिलीजन्स हैं उनको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मीमांसा में बताया था ना? यस मैम, मीमांसा रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी के मतलब क्या है, सभी को आपको बराबर दर्जे से देखना है, हर एक किसी को आपको बराबर, है ना। एक वो है कि जिसको हर किसी क्रिएचर में, जैसे मैं हूं, अगर मुझे हर किसी क्रिएचर में भगवान दिखाई दे या परमात्मा दिखाई दे, तो मैं कभी भी किसी के भी नुकसान नहीं कर सकती। जैसे जैन फिलोसफी में कि वो ये कहते हैं कि हर एक कण में जो है जान बसती है, तो इसीलिए वो बहुत मास्क वगैरह भी लगा कर रखते हैं, मुंह कवर कर रखते हैं और बहुत सारी चीजों को एब्सटेन करते हैं, अपने आप को रेस्ट्रेन करते हैं जैन, या रोक कर रखते हैं कि हमें ये नहीं करना है ना। और इक्वालिटी में, इक्वालिटी की वैल्यू तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और आप सभी इक्वालिटी के बारे में जानते हैं। कोई भी, जैसे आप सर्विसेज में भी आएंगे तो सर्विसेज में भी आने के बाद आपको ये वैल्यू बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी
क्योंकि आपके पास हर वर्ग हर समुदाय का लोग आएंगे और आपको ये नहीं देखना है कि अगर मैं पंडित हूँ, अगर मैं ठाकुर हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं मौर्य हूँ, अगर मैं किसी और कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस कास्ट को फेवर करूँ, ऐसा नहीं करना है ना। हर किसी को समान नजरिए से देखना। तो ये इक्वालिटी की वैल्यू जो है, कृष्ण ने दोनों को चांस दिया था, दुर्योधन को भी और अर्जुन को भी, जिसको जो चाहिए वो मिले। तो अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी, लेकिन फिर भी वो इक्वालिटी कृष्ण ने वहां पे शो की, उन्होंने दोनों को मांगने का मौका दिया। ठीक है। और जो धृतराष्ट्र थे वो राजा थे, लेकिन उन्होंने फिर भी समझा नहीं कि कहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं। वो अपने बेटे को फेवर करते हैं। तो आपको ये चीज देख के रखनी है कि हमें ऐसे फेवर नहीं करना है, हमें कहाँ कैसे फेवर करना है जो जस्टिफाई कर पाए। ठीक है। मैम इसका जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, ये यहीं से लिया गया है। यहाँ पे होगा एकदम परफेक्टली फिट होगा कि सबको लेकर चलना है, हमें पूरी धरती एक ही है। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फलेसनेस, मतलब सेल्फलेसनेस का मतलब क्या हुआ बताइए। सेल्फलेसनेस का मतलब कि हम जब सेल्फ के बारे में नहीं सोचते। हिंदी में बताइए। मैम निस्वार्थ होगा, निस्वार्थ। निस्वार्थ। निस्वार्थ था मैडम, निस्वार्थ। अच्छा, एक और चीज है गिफ्ट और ब्राइब। दो चीज होती है ना, एक तो हमें कोई तोहफा दे और एक कोई हमें रिश्वत दे। उन दोनों में अंतर क्या होता है? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अगर आपको कोई ये कह रहा है, मान लो कोई केस स्टडी उन्होंने दे दी कि आपके मित्र हैं और आपके मित्र के बीच में कई हमेशा से गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता रहता है, और अभी आप किसी जिले में डीएम की पोस्ट पर पोस्टेड है, तो उस पोस्ट पर रहते हुए अगर वो इस बार जब आपके बच्चे का गाड़ी गिफ्ट करने की स्ट्रीम, तो आप अपने स्टैंड को जस्टिफाई कीजिए कि क्या है, क्या है रिश्वत और तोहफे में क्या है। मैम यह बच्चे को आशीर्वाद के रूप में उनके द्वारा दिया गया प्रदत्त उपहार है, जो आपस में कंटिन्यू चला रहा है पहले से ही। और रिश्वत ये है कि उसके अनैतिक कोई भी हमें अपना अनैतिक काम करवाना पैसे के बल पर। और उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उन्होंने कुछ आपसे फेवर भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस बार आप डीएम थे, पहले आप डीएम नहीं थे, वो हमेशा से चलता आ रहा था, इस बार आप डीएम थे, उन्होंने आपके बच्चे को एक कार गिफ्ट किया, तो क्या ये गिफ्ट है या ये रिश्वत? अब लेकिन ओपिनियन होंगे। हाँ क्या मैम इसमें ये मतलब मायने नहीं करेगा कि जैसे पहले अगर वो बाइक भी नहीं दिया और अचानक से वो गाड़ी दे रहे हैं तब? हाँ, इंटेंशन जो इम्पोर्टेंट है। गिफ्ट और रिश्वत दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे उन्होंने बताया कि गिफ्ट क्या है कि पहले से चलता आ रहा है वो लगातार, और इस बार भी बर्थडे हुआ तो उन्होंने गिफ्ट दिया। अगर इसमें दो चीजों में सिर्फ एक अंतर हम जो कर सकते हैं, गिफ्ट क्या है कि अगर वो दिया जाए इससे प्योर हार्ट से सही पर्सन को सही टाइम पे सही प्लेस पे, और उसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट ना करे, वो क्या है गिफ्ट। अगर वो सही पर्सन को नहीं दिया गया, सही टाइम पर नहीं दिया गया, या अगर सही पर्सन को दिया गया है, सही टाइम पर दिया गया है, सही प्लेस पर दिया गया है, लेकिन उसके बदले में अगर वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, रिश्वत। ठीक है, इंटेंशन का डिफरेंस है। ठीक है, और आपके ओपिनियन इसमें और हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा गिफ्ट और रिश्वत में क्या अंतर है। गिफ्ट और रिश्वत में तो ये अंतर हो गया कि अगर आप बदले में कुछ उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप पहले भी गिफ्ट देते थे, आज फिर से उन्होंने गिफ्ट दे दिया, कोई बात नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमसे,
तो वो क्या होगी, वो रिश्वत हो जाएगी। बट मैम गिफ्ट की वैल्यू क्या है, क्या इस पे डिपेंड कुछ नहीं करेगा? पहले वो छोटा मोटा खिलौना या देते थे, अब उन्होंने गाड़ी दे दी, तो हाँ, इस पर भी डिपेंड करेगा अभी तक कुछ एक्सपेक्ट कि नहीं किया है। आज तक वो किस वैल्यू के गिफ्ट देते थे, और आज हो सकता है कि शायद उन्हें, इसमें एक और चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि पहले आप डीएम नहीं थे, तो एक मित्रता का जो नाता होता है, जैसे मैं हूँ और मेरी कोई फ्रेंड है, तो हम दोनों आपस में चॉकलेट्स एक्सचेंज करते हैं, या मैंने उसको कोई स्टेशनरी की चीज गिफ्ट कर दी। आज अगर मैं किसी पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ या वो किसी और पोस्ट पे सेलेक्टेड है, तो मैं सोचूंगी कि यार वो उस पोस्ट पर है तो उसके अकॉर्डिंग मैं गिफ्ट दूँ। मतलब मन में तो ये रहेगा कि हम पहले से फ्रेंड्स हैं, तो अगर मैं उसको एक मार्कर भी दे दूंगी तो वो खुश हो जाएगी, लेकिन फिर लगेगा कि नहीं, अब उसकी शादी हो चुकी है, तो ऐसा है कि इस बार चलो ऐसा कुछ दे देते हैं। लेकिन वैल्यू इम्पोर्टेंट, ये उसकी सोशल स्टेटस में मायने करेगा क्या? हाँ, सोशल स्टेटस प्लस गिफ्ट की वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है कि भाई पहले तो तुम एक छोटा टॉय लाके दे रहे थे, आज तुमने पूरी गाड़ी दे दी 20 लाख की, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब कोई 20 लाख अपने, नथिंग कम्स विदाउट अ कॉस्ट। इस लाइफ में हर किसी की जिंदगी में जो कुछ भी आता है वो हमेशा किसी कॉस्ट पर आता है, तो जब वो 20 There लाख is no free lunch. मैम सिविल सर्वेंट को मैम महंगे गिफ्ट नहीं लेना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। महंगे गिफ्ट का ऐसा है कि अगर जैसे फ्रेंड्स हैं, है ना, अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरे मित्र ने मुझे दिया, तो अगर आप सिविल सर्वेंट है तो ये थोड़ा ना किसी ने मना कर दिया कि हम गिफ्ट नहीं ले सकते। अरे मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया, उसने अच्छे पर्पस से सोच के दिया होगा। अगर वो कुछ बदले में एक्सपेक्ट करता है, आपने एक्सपेक्ट कर लिया, आपने उससे ले लिया गिफ्ट, उसके बाद फिर वो 4 महीने बाद आपसे ये कह रहा है कि यार मेरा ये वाला काम करवा दे, अब आप हिचकिचाएंगे। जैसे उन्होंने बोला कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तब आप मन में ये रहेगा कि ठीक है, अगर कुछ मतलब आगे काम करने के लिए बोलेगा तो आप बोल सकते हो कि यार मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप मोरली वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है आपके लिए, आप उसके लिए ऑब्लाइज हो जाते हो कि यार वो इतना देता है तो कम से कम मुझे ये करना पड़ेगा। मन में आता है ना कि किसी ने मेरे साथ किया तो मुझे करना पड़ेगा, या उसने गिफ्ट दिया तो वो ये सोचेगा। तो इसमें 4-5 पॉइंट है, ये 4-5 पॉइंट जैसे अभी आप लोग सोच रहे हैं ना, एग्जाम अगर आप अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप थॉट आपका जो चलेगा, एग्जाम में आपको ऑटोमेटिकली 4-5 ऑप्शंस निकल आए ना सबके पास कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें से जो भी आपको सबसे सही लग रहा है वो आप अपना कंक्लूजन लिख दीजिए, according to me this can be the best solution। ठीक है मैम, अगर आपने दोस्ती ठीक सोच समझ के करी है तो मैम वो हमें कोई गलत काम करने को बोलेगा ही नहीं, चाहे हम आईएएस हो कि नहीं हो। हाँ, तो ये आप अपना पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि अगर उसने सोच समझ के किया है तो वो मतलब ऐसा कुछ उसका इंटेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि वो मुझसे वो भी कुछ काम गलत करने के लिए ना कहे। एक पॉइंट आपका ये भी हो सकता है जो आपके फेवर में जाएगा, और उसका दूसरा फेवर जो कॉन्स रहेगा वो क्या रहेगा, हो सकता है उसके मन में ऐसा कुछ हो। तो ये आप मैम अगर हम महंगे गिफ्ट नहीं लेते हैं तो मैम हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे थोड़ा वहाँ पे। तो हाँ, तो इसीलिए मैम मेरा तो मानना यही है कि हमें ऐसा हाँ, तो ये आप अपना पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए सिविल सर्वेंट को। इससे क्या है, आपकी कॉन्शियस जो है वो फ्री रहती है कि आगे कभी कोई डिसफेवर करने के लिए आपको बोला जाए तो आप नहीं करोगे। जैसे होता है ये हमेशा, आप क्योंकि एक पब्लिक पर्सन है और अगर आप सिविल सर्वेंट बनेंगे उस टाइम पर आपके पास बहुत पावर्स होंगी, और ये आपके साथ होगा ही, कहीं ना कहीं जरूर होगा। उस टाइम पर आपको सोच समझ के, किसी की चाय भी पीनी है तो वो सोच समझ के पीनी है कि आज हम यहाँ चाय पी रहे हैं तो ये चाय किस फॉर्म में हमें वापस करनी पड़ेगी, और इसको अपनी हैबिट भी बना लीजिए। किसी के यहाँ भी अगर आप जा रहे हैं तो उससे क्या फेवर ले रहे हैं या वो आपको क्या फेवर दे रहा है, क्या उससे आप क्या सॉर्ट हो जाएंगे। आपका माइंड क्लियर रहेगा कि मैं कितने तक कर सकता हूँ, कितने तक मुझे अपने आप को पीछे खींचना। ठीक है, नेवर रन अवे फ्रॉम ड्यूटी, ये गीता से हमें सीखने को मिलता है कि अपने कर्तव्य से कभी भागो मत, है ना, जो आपको करना है वो करना है, भागना नहीं उससे। और एक और चीज क्या है, सत्य की हमेशा, आप कंप्लीट करिए, जीत होती है। होती है, ये गीता से हमें सीखने को मिलता है ना।
जी मैम। आपको सीखने को मिलता है निष्काम की बात करते हैं, निष्काम कर कि लास्ट में हमेशा सच जीतता है। गीता रामायण में दोनों की यही चीज मिलती है सीखने को, कि कोई ना कोई ऊपर से है जो देख रहा है और सच कभी भी छुप नहीं सकता, ये कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। ठीक है मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम अगर हमसे कोई बंदा गलत काम करवाने के लिए रिश्वत लेके आता है हमें देने के लिए और वो हम नहीं लेते हैं और हम उसका काम नहीं करते हैं लेकिन वो हमारे सीनियर ऑफिसर को देता है। आपने रिश्वत ले ली? नहीं, हम रिश्वत नहीं लेते हैं और फिर वो हमारे सीनियर ऑफिसर के पास आता है और वो उनको रिश्वत देता है और वो फिर हमें जो हमारे सीनियर ऑफिसर है वो हमें आदेश करते हैं उस गलत काम करने के लिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसे ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ऐसा आपके साथ होगा ही कि आप जो है किसी काम को करने के लिए मना करेंगे, वो आपके सीनियर ऑफिसर के पास जाएगा, आपके सीनियर ऑफिसर हो सकते हैं कि वो पैसा ले लें और फिर आपको उसी काम को करने के लिए ऑर्डर कर दें कि चलो ये काम करो, और फिर जिस इंसान ने आपको ऑफर किया था वो आपके ऊपर हंस के जाएगा, है ना, कि तुम नहीं तो कोई और सही। हुआ है मैम, ये हम लोगों के साथ में ज्यादातर होता है। हाँ, तो ये ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है कि वो काम जो करवाने, अब आपको वो काम आप किस पर्पस की वजह से आप वो नहीं कर रहे, आपके पास वो पॉइंट तो है कि वो रिश्वत आपको दे रहा था, इसका मतलब उस काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, है ना। अब आपको आपकी सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर है तो आपको वो ऑर्डर भी फॉलो करना है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी पता है कि आपने रिश्वत नहीं ली थी तो क्यों नहीं ली, है ना, उस काम में। तो आपका जो पेपर वर्क है, आप अपनी तरफ से वो पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखेंगे। आपके सीनियर ऑफिसर आपसे कह रहे हैं वो काम करने के लिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में मैं अगर कह रही हूँ तो इसमें बहुत मुझे खुद से अपने आप को बहुत मोरली अपराइट रखना पड़ेगा, उनको ये कहने से पहले कि सर ये काम जो है आप किसी और से करवा लीजिए, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती, ये काम मैं नहीं कर सकता, है ना। ऑर्डर है और आप अपना पॉइंट जस्टिफाई करेंगे कि इसमें यहाँ पर ये चीज की प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए, आपको अपने काम में 100% परफेक्ट होना पड़ेगा। उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने से पहले, आपको ऑर्डर मिला है तो आपको फॉलो करना है, आपको मना नहीं करना, आप कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप उनको ये बोल रहे हैं कि सर इसमें मैं ऐसा कर रहा था और ये इसमें होगा, इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी करवाना चाहते हैं तो पहले तो मुझे रिटन में दे दीजिए कि आप मुझसे ये फेवर चाहते हैं, है ना, रिटन में मुझे लिख के दे दीजिए। उसके अलावा आप जो नहीं कर रहे थे उसका आपके पास रीजन है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा, तो आप दोनों तरफ से सेफ हो जाएंगे। इसके रेपरकशंस होंगे, रेपरकशंस ये हो सकते हैं कि आपका सीनियर ऑफिसर जो है वो आपसे नाराज हो जाए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सीनियर का कोई सीनियर नहीं, तो आप अपने उनके सीनियर ऑफिसर को ये चीज अपने, जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पे डीएसपी है, एसपी आपसे कोई काम करने को कहते हैं तो आप ये जो है अपने एसएसपी अपने डीआईजी के संज्ञान में ला सकते हैं, ये काम करने के लिए आपसे ऐसे कहा जा रहा है और आप ये नहीं करना चाहते, लेकिन आपका पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग है, और आप अपने अब जो ऑफिसर है एसपी उनको भी आप ये चीज समझा सकते हैं कि सर ये काम ऐसे यहाँ पर मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए ये काम करना है वैलिड लेजिटिमेट, उसका काम होने या होने नहीं होने से आपको मतलब नहीं, आपको ये मतलब है कि आप अपना पॉइंट कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना। जनता से हमें क्या मतलब, वो कोई अपना काम करवा रहा है या नहीं करवा रहा, वो किसी को 1 लाख दे रहा है, किसी को 50 लाख दे, हमें क्या मतलब इस चीज से, हमें सिर्फ ये मतलब है कि वो काम मैं अपने तरीके से कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, ना। तो इसमें आपको बहुत मोरली अपराइट है, ठीक है जी मैम। और इसके लिए बहुत गट्स भी चाहिए। जी जी ठीक है, तो फिर आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। अभी काफी सारी चीजें छूट गई, कौटिल्य की फिलॉसफी और ये तिरुवल्लुवर इंडियन फिलोसोफर्स जो है इनके बारे में रह गया, विवेकानंद के बारे में भी रह गया। आप लोग अगर ये मतलब आपको बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं लग रहा है लेक्चर? नहीं मैम, बढ़िया। सब